एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज प्रैक्टिस क्लास की क्लास नंबर 5 है, जहां मैं आपको आने वाले आगे सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं। उम्मीद है ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा और बहुत सारी चीज़ें आप और अच्छे से यहाँ पर सीख रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर भी मैं आपके साथ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो लास्ट सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको आने वाले सीजीएल एग्जाम में दिख सकते हैं। बच्चों, आप सभी के लिए एक मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की भी प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊँगा। उस क्लास के अंदर अभी तक एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने की, वो क्वेश्चन उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। जल्दी से पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है, आप खुद उसे पहले सोल्व करो। अगर नहीं होता है तो फिर समझो कि किस तरीके से उसे हमें सोचना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन में कहा गया था, इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose two sides are 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर इज। आपसे कहा गया है कि एक ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ था जिसकी साइड्स आपके पास में 6 और 10 है, और आपसे ये बात कह दिया गया कि जिसकी साइड 6 और 10 है उस ट्राइंगल का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मोस्टली स्टूडेंट इस तरीके से अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक ट्राइंगल की साइड 6 और 10 है तो मान लो ये आपके पास 8 होगी, क्योंकि वो ट्रिपलेट लगाने की सोचते हैं कि एक साइड 6 एक 10, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि तीसरी साइड 8 यानी कि 8 रही होगी। अगर ये 3 ये 5 तो कोशिश करोगे आप कि कहीं ना कहीं ये 4 रही होगी ताकि ये ट्रिपलेट बन जाए। अगर बच्चों यहाँ पर आप 8 कंसीडर करते हो तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ऑप्शन के अंदर ही आपको नहीं मिलेगा पेरीमीटर कि 6 और 8 आपके पास में 14 एंड 10 24, बोलो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। और सीधी सी बात ये भी होगी कि अगर ये 8 रहती है साइड तो बच्चों जो एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर ये 8 हो गई तो फिर ये वाली साइड हाइपोटेनस जानी जाएगी। अरे हाँ, है ना। तो बच्चों ये 90 डिग्री, तो आपके पास में 1/2 6 इंटू में 8 से 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिपलेट नहीं लग रही है, इसका मतलब है अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वरना ये क्वेश्चंस मेंस के हिसाब से है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बच्चों कई बार जो मेंस लाइक क्वेश्चन होते हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन अब किस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर अगर ट्रिपलेट नहीं लग रही है तो बच्चों फिर आपको कुछ चीज़ें अलग से पता होनी चाहिए, जैसे साइन फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन रूल आपके पास क्या होता है। समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास 2 साइड दी हुई है और आपके पास में उनके बीच का एंगल थीटा पता होता है, तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं आप ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हो क्या। 2 साइड उनके बीच का एंगल पता है तो एरिया आप निकाल सकते हो। तो बच्चों एरिया हमारे पास दिया हुआ है 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 6 इंटू में 10 इंटू में साइन थीटा 1/2। ए बी साइन थीटा होता है क्या, इंक्लूडेड एंगल। तो बच्चों जब आप इसे काटने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार। तो मुझे बताओ साइन थीटा आपके पास कितना आ जाएगा। तो जवाब होगा कटने के बाद 3/5 आ जाएगा। अरे क्लियर होगी ये बात। अगर बच्चों साइन थीटा 3/5 है तो मुझे बताओ क्या आप ट्रिग्नोमेट्री से ये कह सकते हो क्या कि फिर कॉस थीटा आपके पास में 4/5 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा उस वाले केस में क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ आप कोसाइन रूल लगाकर आप थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल निकाल सकते हो।
समझ रहे हो, एक अच्छे क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जिनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है वो एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, वरना आप इस बात को समझ लो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में ये नहीं कर पा रहे होते हैं। देखो क्या होगा, अब बच्चों आप यहाँ पर इस वाले एंगल के लिए कोसाइन रूल लगा दो, तो आप बोलोगे कॉस थीटा यानी कि 4/5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये अपन x बोल देते हैं, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस आपके पास में x स्क्वायर अपॉन में आपके पास में 2 इंटू में 6 इंटू में 10। क्लियर हो गई होगी बात। ये आपने यहाँ लगा दिया है कॉसाइन फॉर्मूला, यानी कॉस आपके पास में अगर a है आपके पास में ये, अगर ये a है तो इसका मतलब हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप इसे काट दोगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 6 12 24, 24 का डबल होता है 48, का डबल होता है 96। अरे क्लियर होगी बात। ये हो जाएगा 1 आपके पास में 36। बच्चों जब ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो आपके पास में मुझे बताओ क्या x का मान √40 आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा। x का मान अगर √40 आ गया है, ये इधर इधर कर लोगे आप, तो इसका मतलब आपके पास बोला जा सकता है 2√10। अरे क्या बोला जा सकता है, 2√10। बच्चों जिस तरह आपको √2 की वैल्यू पता होती है 1.414 होता है, √3 का मान भी आपको पता है 1.732 होता है, इसी तरह आपको √10 का भी मान डायरेक्ट याद रखना होता है, वो होता है 3.16। अरे कितना होता है, 3.16। 3.16 को बच्चों जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.32 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया है 6.32। तो बच्चों बताओ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 10 और 6 16। 16 के अंदर जब 6.3 ऐड करोगे तो मुझे बताओ डी ऑप्शन यानी 22.32 क्या आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? अरे हाँ, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत की है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब 2 साइड आपके पास में दी हुई है और ट्राइंगल का एरिया आपको दे दिया तो पेरीमीटर किस तरीके से निकालते हैं। अगर बच्चों ये थर्ड साइड जो आपके पास में होती और यहाँ से आपके पास ट्रिपलेट लग जाता, अरे हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, फिर तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर नहीं होता है तो फिर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करोगे। क्लियर हो गई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन आप करने की कोशिश करो उसे। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी एवरेज से देखने को मिल जाते हैं, जो मैं आपको करवाता हूं आज की क्लास में। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याएं इस प्रकार है, उनमें से कोई 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 267, 154, 323 आता है, तो तीनों वास्तविक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर बच्चों इस क्वेश्चन की थीम आपके माइंड में सेट हो गई है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले निकाले हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन को समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे आपकी अप्रोच ये हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि 3 नंबर ABC मान लो, तो A + B/2 को आपको C में ऐड करना है तो 267 मिलेगा। ऐसे ही आगे करना है, तो जब आप सभी को ऐड करोगे तो हर एक नंबर 2 बार आएगा, 2 टाइम्स ऑफ A + B + C आएगा। अगर 267, 154 और 323 को आप ऐड कर दोगे तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास में 2 नंबर का एवरेज, अगर 3 नंबर मैं ABC मानता हूं तो 2 नंबर का एवरेज अगर तीसरे नंबर के अंदर आपने ऐड कर दिया तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। पहले तो मिलेगा 267, फिर मिलेगा आपको 154 और फिर आपको मिलेगा 323। कब मिलेगा कि जब 2 नंबर का एवरेज, अब B + C/2 ले लो तो ये B और C का एवरेज हो गया। अगर मैं इसके तीसरे नंबर में ऐड कर दूं तो बच्चों ये मिलना चाहिए। उसके बाद आपसे कह दिया जाएगा कि C + A/2 ये 2 नंबर का एवरेज हो गया प्लस B, तो बताओ क्या आपके पास रिजल्ट अब 323 मिलेगा क्या।
क्वेश्चन में कहा गया है तो तीनों वास्तविक संख्याओं का औसत बताओ, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 3 का मान आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, यहाँ ये a/2 ये b/2 है। अगर आप इन्हें सभी को ऐड करोगे तो थोड़ा सा सही से देखो, ये a/2 है आपके पास में, ये भी आपके पास a/2 है और ये a है, तो आधा a कंप्लीट है और ये a बोलो 2a बन गया। इसी तरह मुझे बताओ ये b/2, इधर भी b/2, आधा b कंप्लीट b बन गया और ये पूरा b हो गया। तो बताओ 2 बार b आ गया क्या? बताओ इसी तरह 2 टाइम्स ऑफ ही आपके पास c मिलेगा क्या? यानी जब आप LHS को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c आपको देखने को मिलेगा, इक्वल टू बच्चों 67 23 ऐड करोगे तो ये हो गया 90 में 54 ऐड करोगे तो आपके पास हो गया 144 और 1 आपके पास 3 2 5 6 1 7, यानी 744 आ चुका है ऐड करोगे तो। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आपको निकालना है, तो मुझे बताओ क्या इस डेटा से क्या आप a प्लस बी प्लस सी निकाल पाओगे क्या? बोलो निकल जाएगा। तो बच्चों बाई 3 और कर देना, तो 744 बाई 2 करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, तो बाई 3 चाहिए, तो क्यों नहीं मैं 6 से डिवाइड कर दूं? अरे हाँ या ना? तो बच्चों इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो 6 1 जा 6, 6 2 जा आपके पास में हो गया 12 और आपके पास में हो गया है ये कितना 4, 124 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात कि किस तरीके से ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना होगा। देखो एक क्वेश्चन और एवरेज के ऊपर ही बेस, ताकि आज थोड़ी सी प्रैक्टिस इस वाले चैप्टर की ठीक से हो जाए। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन लास्ट सीजीएल एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और पिछले 32 छात्रों का जो औसत है वो 32 ही है, तो शेष छात्रों का औसत परिणाम क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस बार बार एसएससी एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मानो 5 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज मार्क्स आपके पास 20 हैं, तो बच्चों सीधी सी बात है, आप ऐसे केस के अंदर आप ये मानकर चलो कि सभी स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को एक कम ज़्यादा मिला होगा तो दूसरे को एक ज़्यादा मिल गया होगा, ताकि एवरेज आपके पास क्या बना रहेगा 20। लेकिन ये बातें आपको नहीं पता होती है कि किसे 2 कम मिला है, किसे 5 ज़्यादा मिला है। आपसे तो कह दिया जाएगा कि 20 संख्या हैं, उनका एवरेज आपके पास 40 है। एक स्कूल में 50 स्टूडेंट है जिनका एवरेज एज 15 साल है, तो ऐसे केस के अंदर आप सभी को 15 माना करो, जितना एवरेज है उतना हर एक कैंडिडेट को माना करो, ताकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 छात्रों के परिणाम का औसत है 38, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को 38 मार्क्स मिले होंगे। हो सकता है किसी एक को कम मिल गए हों, 2 नंबर कम, तो किसी दूसरे को 2 ज़्यादा मिल गए होंगे, लेकिन ये कहानी आपको नहीं पता होती है। ऐसे उलझ गए तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। आप मानकर चलो कि सभी को कितने मिल रहे हैं 38। क्वेश्चन में कहा गया पहले 22 छात्रों को औसत जो आपके पास है वो 36 है। मुझे एक बात बताओ, अपन ने तो ये सोचा था कि हर एक स्टूडेंट के पास 38 है, लेकिन बताया गया कि 22 स्टूडेंट जो शुरुआत वाले हैं उनका एवरेज 36 है, यानी उन्हें एवरेजन 2 कम मिला है। अरे हाँ है ना, होना चाहिए था 38, मिला है 36, यानी एवरेज बच्चों 2 कम मिला है। और एवरेज 2 कम मिला है, इसका मतलब है हर एक स्टूडेंट के पास 2 कम करना होगा। 22 स्टूडेंट में एवरेज 2 कम होने का मतलब है कि उन्हें 44 जो है वो क्या मिला है बच्चों, कम मिला है। अरे क्लियर हो गई बात। आगे पढ़ो क्वेश्चन। और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, यानी जो लास्ट से अगर आप देखोगे 32 स्टूडेंट का एवरेज तो वो 32 ही मिलता है। मिलना चाहिए था उनको 38, मिल रहा है 32, यानी एवरेजन कहीं ना कहीं 6 कम मिल रहा है, एवरेज 6 कम मिल रहा है। और एवरेज में कम होने का मतलब है हर एक कैंडिडेट में 6 कम करोगे
तभी जाकर आपके पास एवरेज क्या हो पाएगा, 6 कम हो पाएगा। तो मुझे बताओ 32 स्टूडेंट्स में अगर 6 कम करोगे तो कितना कम हो जाएगा। 32 को 6 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 18 और 1 19, यानी उन स्टूडेंट को जितना मिलना चाहिए था अपने अकॉर्डिंग मतलब हर एक स्टूडेंट को जितना एवरेज है उतना मिलना चाहिए। 38 एवरेज है तो 38 मिलना चाहिए। तो शुरुआत के 22 छात्रों को तो देखा गया तो 44 कम मिला है, लास्ट वाले 32 छात्रों को देखा जाए तो 192 कम मिला है। तो बताओ ओवरऑल कितना कम मिला है। 4 2 6 9 और 4 आपके पास 13, यानी 236 कम मिला है। तो आपसे कहा गया है शेष छात्रों का औसत परिणाम क्या होगा। बच्चों शुरुआत के 22 एंड से 32 इनकी तो बात हो गई है, तो बताओ कितने स्टूडेंट की बात हो गई है। 54 की तो बात हो चुकी है, टोटल 60 थे, बच गए हैं आपके पास पे कितने, 6। अब बच्चों 6 स्टूडेंट का एवरेज आपसे पूछा गया है। अब बच्चों अपन तो ये मानकर चलेंगे कि उन्हें 38 तो मिलना ही मिलना है, हर एक स्टूडेंट को 38 जो क्वेश्चन की पहली लाइन थी बोलो उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बच्चों चीजें बैलेंस करने के लिए अगर ये 22 स्टूडेंट का स्टेटस था, ये 32 स्टूडेंट का स्टेटस था, अगर उन्हें इतना कम मिला है तो चीजें बैलेंस करने के लिए बोलो 236 भी इन्हीं बच्चों को मिलेगा। अरे है ना, तभी तो चीजें बैलेंस होकर रिजल्ट 38 मिल पाएगा। बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट चाहे नया हो चाहे पुराना हो ऐसा नहीं हो कि उसे समझ में ना आए। अरे ठीक है, मैं तो इसे बहुत कम टाइम के अंदर इसे उड़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। तो बच्चों एक बात सोचो, अब 236 भी अगर इन्हें मिलेगा तो बताओ एवरेजन हर एक स्टूडेंट को एवरेजन कितना ज़्यादा मिलेगा। अब 236 भी 6 स्टूडेंट के अंदर जाएगा, तो बताओ एवरेजन देखा जाए तो उनका एवरेज कितना बढ़ा हुआ मिलेगा। तो 6 3 18, आपके पास में 5 और आपके पास हो जाएगा कितना, 9, 39 पॉइंट आपके पास समथिंग। तो बच्चों आगे छोड़ो, इतना तो मिलना है ही। अरे हाँ ना, इतना तो मिलेगा ही जो 6 स्टूडेंट बच गए, क्योंकि उनका एवरेजन इतना ही था, हर एक का एवरेज 38 है। अब बच्चों चीज़ें बैलेंस करने के लिए अब उन्हें 39 और एवरेज उनका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ 38 प्लस 39 आपके पास बन रहा है। इन्हें जब आप ऐड करोगे 8 17 और 6 77 पॉइंट समथिंग, बोलो एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा कि 77.33 ये 6 स्टूडेंट का एवरेज है। बच्चों समझना, ये 6 स्टूडेंट का एवरेज तो होगा ही होगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर रिजल्ट 0 आ रहा होता तो इस बात का मतलब है अगर किसी को कम मिला तो दूसरे को ज़्यादा कर दिया, चीज़ें बैलेंस बनी रही। अरे है ना, तो बच्चों जो बाकियों का एवरेज कितना होगा, बोलो जितना अपने पास में क्वेश्चन में मेंशन था जो इक्वल अमाउंट में बट रहा है वो हो जाएगा आपके पास में। लेकिन यहाँ इतना कम हो गया। भाई सीधी सी बात है, अगर 5 स्टूडेंट के एवरेजन मार्क्स 20 हैं, ठीक है, अगर 4 बच्चों के मार्क्स देखा जाए तो जितना होना चाहिए था उससे 1 कम है। अरे ठीक है, तो बच्चों 5वें बच्चे के जो मार्क्स होंगे वो एवरेज के जितने नहीं होंगे, यानी एवरेज 20 है तो 20 नहीं होगा, उनका 1 कम हो रहा है ना, तो इधर 1 ज़्यादा हो जाएगा ताकि चीज़ें क्या हो जाए, बैलेंस बनी रहे। शुरुआत में भी मैंने आपको ये समझाया था कि 5 बच्चों का एवरेज अगर 20 है, अगर 3 का कम हो गया तो दूसरे का 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने खुद ने भी ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है एक 4.2 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार तार है, काटा गया, आयत के रूप में मोड़ दिया गया, जिसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20% अधिक लंबी है, तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो 2D के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे, तोड़ मरोड़ कर दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमेशा ऐसे केस में पेरीमीटर इक्वल होगा। चाहे अपने पास जैसे यहाँ सर्कल है और रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर यानी परिमाप आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा।
3D के अंदर क्या होगा, गलाकर पिघलाकर मेल्ट करके दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे एक सिलेंडर है उसे कोन में बदल दिया जाएगा, तो उस केस में वॉल्यूम बराबर होगा। और एक बात मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताई थी कि 1 लीटर बराबर क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में, वो बातें आपको अच्छे से याद होगी। बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन में कहा गया था कि 4.2 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार है, उससे काट कर क्या बना दिया गया, रेक्टेंगल फॉर्म में बना दिया गया। तो बच्चों सीधी सी बात है, पेरीमीटर बराबर होगा। एक बात बताओ, अगर आपकी रेडियस, अगर आपके पास में मान लो 7 होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर रेडियस 7 होती है तो मुझे बताओ जो पेरीमीटर होता है या सर्कल के फॉर्म में सरकमफेरेंस यानी परिधि जो होती है, क्या बच्चों वो 44 होती है क्या? जब रेडियस 7 होती है तो पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होती है। अभी अपने पास में जो रेडियस है वो 4.2 है, 4.2 है, इसका मतलब 0.6 टाइम्स है, 0.6 आपके पास में टाइम्स है यहाँ पर। तो बच्चों अब पेरीमीटर कितना होगा, 0.6 टाइम हो जाएगा। तो बताओ 6 चौक 24, 25, 26, यानी अब पेरीमीटर हो जाएगा 26.4। अरे ठीक है, ऐसे नहीं आप 2 पाई आर लगाकर यहाँ बैठने लग जाओ और काटने लग जाओ, वैसे भी हो जाएगा आपके पास में। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यही होती है कि भाई जब रेडियस 7 होती है, ये तो सभी को याद होता है कि 7, 14, 21, 28 अगर रेडियस होती है तो पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, 154, 616, 13, 86, 24, 64, ऐसे याद कर रखा होगा आपने। लेकिन बच्चों अगर इनसे अलग आ जाए तो ऐसे सोचा करो कि रेडियस 7 है तो पेरीमीटर होता है 44, अगर 4.2 होगा तो कितना हो जाएगा, जब कुछ नहीं बैठ रहा तो जो पूछा जाता है ऊपर, जो दिया है वो नीचे, ऐसे सोच लिया करो। ठीक है, तो बच्चों दोनों का पेरीमीटर 26.4 होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि रेक्टेंगल की जो बड़ी वाली साइड है वो छोटी वाली साइड से 20% अधिक लंबी है। 20% का मतलब होता है 1/5, एक 5 है तो दूसरी 6 होगी और 6 भी बड़ी वाली साइड होगी। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ l प्लस का b, यानी 2 टाइम्स ऑफ 6x प्लस का 5x। बताओ क्या यही होगा क्या? और बच्चों जो पेरीमीटर आपके पास निकाला है आपने, वो 26 पॉइंट आपने क्या निकाला है, 4। क्लियर हो गई होगी बात? बोलो 2 से तो आपके पास ये कट ही जाएगा, 13 पॉइंट आपके पास में 2। बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 11x बराबर में 13.2। तो बताओ x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? क्या पूछना चाह रहा है, बड़ी भुजा पूछना चाह रहा है। तो बच्चों सीधा सा हो जाएगा x का मान 1.2। अगर x का मान 1.2 है, अगर आपने इसे यहाँ पर रख दिया तो आपका आंसर हो जाएगा 7.2। 12 से आपके पास 7.2 होता है ना, 12 6 यानी 72 होता है। तो बच्चों फाइनल आंसर 7.2 आपके पास बन जाएगा, ए ऑप्शन। बच्चों मीटर में है तो आपके पास ए ऑप्शन, और सेंटीमीटर के अंदर है तो आपको यहाँ 100 से और गुणा करना होगा। अरे क्लियर हो गई होगी बात? तो ए ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा उसका सॉल्यूशन, जल्दी से ट्राई करो आप। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। शुरुआत में मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपके साथ इन प्रैक्टिस बैच के अंदर 2 क्लास, एक तो मेंसुरेशन की और एक ज्योमेट्री की भी लेकर आऊँगा, जिससे कहीं ना कहीं आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर पाओ। उसके अंदर जो लास्ट CGL CHSL एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं वो डिस्कस कर लूँगा, जो आने लायक क्वेश्चंस होंगे वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चों एडवांस मैथ से क्वेश्चन 100% बनेगा हर एक चैप्टर से। आपको कुछ शिफ्ट ऐसी भी देखने को मिल जाएगी जहां हो सकता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं आए किसी एक शिफ्ट के अंदर, कोई पर्टिकुलर शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी कोई शिफ्ट बने जिसमें अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं आए। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, चाहे एक ही आएगा जरूर आपके पास में, वरना पॉसिबिलिटी तो 2 की भी होती है, 3 की भी होती है। अभी आप देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है। आपसे कहा गया है व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल टू द बिटवीन द 2 आउटर सर्कल। ये आपसे कहा गया है। देखो
क्वेश्चन में कहा गया कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये मान लेते हैं और एक सर्कल ये हो गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है इन तीनों सर्कल का सेंटर यही है। आपसे कहा गया कि इनकी जो रेडियस है वो रेडियस का रेशो आपके पास में है कितना, 4, 5 और आपके पास में 7। तो आपसे कहा गया व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल टू द आपके पास में 2 आउटर सर्कल। 2 इनर सर्कल का मतलब हो गया बच्चों आपके पास में ये एक इनर सर्कल ये और दूसरा ये, तो उनका इनर सर्कल का तो एरिया एक तो ये हो गया। इसका रेशो पूछना चाह रहा है किसके साथ में, जो आउटर आपके पास में सर्कल है, यानी डैश डैश का किससे पूछना चाह रहा है बच्चों, पॉइंट से पूछना चाह रहा है। अरे समझ रहे हो बात क्या है। तो बच्चों रेडियस का रेशो ये है, तो बताओ इन ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, बोलो एरिया का रेशो बना लोगे 16 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का कोई रोल नहीं है तो जो भी होगा आर स्क्वायर 25 और आपके पास हो जाएगा 49। अरे ठीक है। तो बच्चों इनर सर्कल के जो बीच का ये पार्ट हो गया इसका एरिया हो गया। बोलो बाहर वाले में से अगर मैं अंदर वाला हटा दूं तो बताओ क्या यही आ जाएगा क्या, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट आप कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 9। और बच्चों आपसे पूछा गया था 2 आउटर सर्कल, तो बच्चों ये पहला आउटर हो गया, ये दूसरा आउटर हो गया, तो क्या इससे रेशो पूछा गया था क्या, तो बताओ 49 में से जब आप 25 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास में 24 आपके पास बन जाएगा। और ये एक ऑप्शन में आपके सामने होगा भी होगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, अच्छा ये तो कट जाएगा अभी आपके पास 3 के टेबल से, 3 तिया 9 और आपके पास में कितना 8 3 24, 3 8 का यानी सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है 6 tan थीटा माइनस 5 रूट 3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा का मान 0 दिया हुआ है। थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है, तो cosec थीटा प्लस sec थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में बहुत अच्छा हिंट मिला हुआ है, थीटा का मान 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो बच्चों पॉसिबिलिटी यहाँ पर 3 ही रह गई, या तो 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हैं। क्या बच्चों यहाँ हम 45 डिग्री रख सकते हैं क्या, तो देखो 45 डिग्री रखोगे तो ये 45 पर होता है √2, तो ये बन जाएगा आपके पास √6, या 1 होता है, ये 1 होता है, तो √6 तो हो गया इरेशनल नंबर और ये हो जाएगा रेशनल नंबर। और रेशनल और इरेशनल मिलकर कभी भी 0 रिजल्ट नहीं दे सकते। इसका मतलब है 45 तो आप नहीं रखोगे। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता ना तो फिर आप हर एक चीज़ रखने लग जाओगे, फिर तो आप 30 भी रखोगे, 45 भी रखोगे, 60 भी रखोगे। अरे है ना, एटलीस्ट आपके पास कुछ तो चीज़ें हटनी चाहिए ताकि आप बाकियों को रखो तो टाइम ज़्यादा आपका ना लगे। तो बच्चों 45 की पॉसिबिलिटी तो हट गई है, क्योंकि 45 रखोगे तो वो √2 होता है, √3 √2 मल्टीप्लाई होकर √6 जो इरेशनल बन जाता है। tan 45 cot 45 दोनों अपने पास 1 होते हैं, तो यहाँ इनसे कंसिडर होकर वो रेशनल होंगे। रेशनल और इरेशनल मिलकर 0 नहीं दे सकते, ये रीज़न बताया मैंने 45 नहीं रखने का। बच्चों 30 और 60 रख सकते हैं क्या, 30 रखोगे तो 1/√3 तो वो एडजस्ट हो जाएगा रेशनलाइजेशन करने पर, यहाँ पर बोलो हो जाएगा। 60 रख सकते हैं क्या, तो बच्चों यहाँ पर 6 और 12 है, √3 आएगा, वो दोनों सिचुएशन में कट जाएगा। यानी यहाँ पर अगर 6 और 12 की जगह अगर कुछ और वैल्यू होती तो बच्चों इजीली पता चल जाता कि यहाँ पर 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, क्योंकि या तो 1/√3 आएगा, अरे है ना, 30 डिग्री रखोगे तो ये 1/√3 आएगा, अगर 60 डिग्री रखोगे तो फिर आपके पास में ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और सोचो यहाँ पर चाहे 6 हो और 12 हो, वो तो 1/√3 का रेशनलाइजेशन करोगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों ही आपको चेक करनी होगी। एक बार थीटा बराबर 60 डिग्री पर चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो बच्चों 30 डिग्री चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपको उसको यहीं रख देना होगा। अरे क्लियर हो गई बात। तो बच्चों थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, 45 की पॉसिबिलिटी नहीं है, 0 और 90 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रख नहीं सकते। 60 डिग्री पर देख लो, हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना 30 डिग्री चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर तो ये सेटिस्फाई होगा ही होगा।
टेन 60 का मान होता है आपके पास में कितना 6√3 माइनस सेक 60 ये हो जाएगा आपके पास 10√3 प्लस 60 के पर आपके पास में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 1 अपॉन में √3 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करोगे तो इसे कहीं ना कहीं आपको कहना पड़ेगा 4√3। अरे हाँ, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कट जाएगा 12 4 बार। तो बच्चों ये 4√3 ये 6√3 10√3 से 10√3 आपका कट जाएगा, यानी 0 = 0 सेटिस्फाई हो गया है। अरे क्लियर है? तो बच्चों यहाँ रख दो। तो बताओ cosec 60 पर ये सेटिस्फाई हो गया, और जब आप इसे यहाँ पर पुट करोगे तो ये तो होता है 2 अपॉन में √3 प्लस आपके पास में sec 60 का मान हो जाएगा आपके पास में 1/2, सॉरी आपके पास हो जाएगा ओनली 2। तो यहाँ जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2√3 प्लस 2 अपॉन में √3, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा कहीं ना कहीं 6 प्लस का 2√3 अपॉन में 3। बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर 6 प्लस का 2√3 अपॉन में 3 है? तो बताओ क्या डी ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके पास यही है क्या, 6 प्लस का 2√3 अपॉन में 3। बच्चों इस तरीके से वैल्यू प्रिडिक्ट करना आपको आना चाहिए कि क्या यहाँ 45 रख सकते हैं क्या। अगर 30 रख दिया और नहीं आया आंसर, नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो फिर क्या होगा? तो तुरंत आपको एक ही वैल्यू रखकर आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ लेकर जाना चाह रहा है। 30 रखते सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता तो ये बात क्लियर है, 0 और 90 पर तो होगा नहीं। 45 रख नहीं सकता, 30 चेक कर लिया, अब बताओ क्या है। तो 60 को रखकर चेक करने की जरूरत नहीं होती, उस पर वो 100% सेटिस्फाई होगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बच्चों ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं आपको मैं, ये वाला क्वेश्चन इससे पहले जो कराया, उससे पहले जो कराया, लास्ट सीजीएल में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 9 मार्च वाली शिफ्ट में फर्स्ट वाली में पूछा गया था कि x/3 प्लस y/5 का क्यूब जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यानी a प्लस बी का क्यूब जब आप खोलोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो 3a² प्लस 3ab² आएगा। आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों एक टर्म आएगी x³ अपॉन में 27, बोलो ए ऑप्शन आपका यही गलत हो गया। अपॉन में 27 होना चाहिए था, यहाँ 25 है। अरे हाँ, क्या ऐसी मिस्टेक और कहीं भी हो रही है क्या? बोलो बी में नहीं हो रही, सी में नहीं हो रही और डी में भी नहीं हो रही, ऐसी मिस्टेक तो कम से कम। तो इसका मतलब है अब आपको प्रॉब्लम कहाँ दिखेगी, 3a² और आपके पास में 3ab² वाले टर्म के अंदर। तो बच्चों 3a² आप जब करोगे तो 3a² यानी x² अपॉन में 9, तो वो तो आपके पास पे कट जाएगा। तो आपके पास होगा x² अपॉन में 15। तो बच्चों ए ऑप्शन गलत पहले ही हो चुका था, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन के अंदर देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका गलत हो चुका है, क्योंकि वहां xy अपॉन में 15 है, जबकि होगा x² अपॉन में 15। समझ पा रहे होंगे आप? अरे हाँ है ना, वरना तो बच्चों फिर पूरा तो आप एक्सप्लेन कर ही लोगे। जब आपको a प्लस बी का होल क्यूब अगर पता है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, जिससे आप अंदर मल्टीप्लाई कर कर 3a² प्लस 3ab² कह सकते हो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आया है तो अलजेब्रा को दोबारा रिवीजन की जरूरत है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था ये कहीं ना कहीं। देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से उसे भी सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से करवा देता हूं, प्रीवियस ईयर नहीं है। एक व्यापार में ए और बी 3 साझेदार हैं, कुल लाभ का 2/7वां भाग ए को प्राप्त होता है, बी और सी शेष भाग को समान भाग के अंदर प्राप्त करते हैं।
जब लाभ में 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक ही आय में 240 रुपए की वृद्धि होती है। तो आपसे कह रहा है अलग अलग बी और सी के द्वारा आपके पास जो इन्वेस्ट है, निवेश की गई राशि है, वो आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ टाइम तो है कांस्टेंट, तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही उनके द्वारा जो किया गया इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि कुल लाभ का 2/7 भाग ए को प्राप्त होता है, यानी आप टोटल प्रॉफिट एक ऐसी वैल्यू मानो जिसका 2/7 आप इजीली निकाल पाओ, और जो वैल्यू बच जाएगी उसको आप क्या कर पाओ, 2 बराबर बराबर भागों में इजीली बांट पाओ। पॉइंट में जाने से बचना है आपको। अरे हाँ है ना, वरना तो बच्चों आप 7 ही बांट लेते। 7 का 2/7 बोलो, 2 इसके पास हो गया, बच कितना गया 5, तो 2.5 बांट लोगे। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर आप मान लो 14, कितना मान लो 14 आप मान लो। तो मुझे बताओ अगर टोटल 14 है, 7 को 2 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है, 2/7 है ना, तो 7 को 2 से गुणा कर दो तो 14 आपके पास में हो जाएगा। 14 का 2/7 करोगे तो 4 तो इसके पास हो गया जो प्रॉफिट का रेशो है, बचा 10। ये दोनों इक्वल अमाउंट में बांट लेते हैं, तो बताओ प्रॉफिट का रेशो तो ये हो गया क्या। अब क्वेश्चन ने कहा जब लाभ में 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक ही आय में 240 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। बच्चों एक बात सोचो, अगर प्रॉफिट अभी तक 10% मिल रहा था, अगर वो 15% हो गया तो इसका मतलब है 5% का फायदा हर एक कैंडिडेट को होगा। इससे भी 5% ज़्यादा मिलेगा, इससे भी 5% ज़्यादा मिलेगा और इससे भी 5% ज़्यादा मिलेगा। अरे हाँ, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया अगर एक ही आय में 240 की वृद्धि होती है, अगर लाभ 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक ही आय में 240 की वृद्धि हो जाती है, यानी एक को 240 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अभी तक तो उसे कितना मिल रहा था 4, तो बच्चों 5% ज़्यादा, तो 5/100 कर दोगे, जिससे उसका मतलब कितना निकल कर आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है 240। तो बच्चों यहाँ पर ये यूनिट वर्ड यूज़ करोगे 4 यूनिट। बच्चों ज़्यादा भी बड़ा लगे तो यूनिट को आप डैश से लगा लिया करो, ठीक है ना। तो 4 यूनिट इंटू में 5/100 करोगे, इसका भी 5% बढ़ेगा, ये भी 5% बढ़ेगा, ये भी 5%। लेकिन जब ये 5% बढ़ेगा तो 240 रुपये बढ़ेंगे। तो मुझे बताओ एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 48। तो आप मुझे बता दो एक का आपके पास में एक यूनिट का मान क्या 1200 आ जाएगा क्या। अरे हाँ ना, एक यूनिट का मान 1200 रुपये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है अलग अलग बी और सी के द्वारा की गया निवेश आपसे पूछना चाह रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर टाइम कांस्टेंट है, बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो जो मनी जो उनके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट है उसी रेशो में होगा। अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सीधी सी बात है, यही प्रॉफिट और यही इनका मनी का रेशो हो जाएगा। तो बी का इन्वेस्टमेंट भी 5 और सी का इन्वेस्टमेंट भी 5 हो गया। एक की वैल्यू 1200, तो 5 यूनिट की वैल्यू मुझे बताओ क्या 6000 रुपये हो जाएगी क्या। यानी बी भी 6000 रुपये लगाएगा और सी भी कितने हज़ार रुपये लगाएगा, 6000 रुपये लगाएगा। तो ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बच्चों बात समझने की कोशिश करना कि यदि लाभ 10% से 15% हो जाता है, यानी इसका मतलब है 5% का ऐसा तो हो नहीं सकता कि अकेले अकेले ए को फायदा मिलेगा। बोलो फायदा सभी को मिलेगा, 5% का फायदा ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। क्वेश्चन में कहा गया ए को 5% का फायदा मिलेगा, इसका मतलब है उसकी इनकम 240 ज़्यादा होगी। अभी तक कितना मिला करता था 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इंटू 5/100 यानी 5% बढ़ा दोगे तो वो 240 के इक्वल होगा। तो एक यूनिट आप डैश से यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, छोटा हो जाएगा। कभी लगे आप यहाँ यूनिट कहाँ लिखने बैठोगे, यहाँ एक्स कहाँ लिखोगे, तो समझ जाया करो। अरे ठीक है, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोचो क्या होगा उसका सॉल्यूशन, जल्दी से मुझे बताओ। देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। लास्ट सीजन में पूछा गया था, प्रपोर्शन से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, प्रीलिम्स की बात करो चाहे मेंस की बात करो, और उसमें भी स्पेशल केस का प्रपोर्शन, यानी 2 वैल्यू देकर आपसे प्रपोर्शन की बात करेगा। जनरली आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि A/B
प्रपोर्शन C रेशो D। यहाँ पर आपके पास में जो एक्सटीरियर टर्म होती है और ये इंटीरियर टर्म होती है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल, यानी AD बराबर पड़ा होगा अपने BC के। अरे हाँ है ना। तो बच्चों यहाँ 3 वैल्यू आपको दे देगा और फिर चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा। ये आपका कहलाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन, ये सेकंड प्रपोर्शन, ये थर्ड और ये आपके पास में फोर्थ। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन आया करते थे बाबा आलम के ज़माने में, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं बच्चों, आपको 2 वैल्यू दे देगा, जैसे 10, 15, 20, 25, 40, 50 और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मीन प्रपोर्शन क्या होगा। मीन प्रपोर्शन हिंदी में आप खुद लिख लेना, मध्यानुपाती बोलते हैं। एक पूछा जाएगा थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, इसका मतलब होता है तृतीयानुपाती क्या होगा, और फिर पूछ लिया जाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, यानी कि आपके पास में बच्चों प्रथम अनुपाती क्या होगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये मेन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन अगर 2 वैल्यू देकर आपसे पूछे तो बच्चों इस वाली सिचुएशन का मतलब होता है, जैसे मान लो 2 वैल्यू दे रखी है A और B और आपसे कह दिया गया मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो A रेशो X, प्रपोर्शन का साइन X रेशो B। मीन प्रपोर्शन का मतलब है कि आपसे यहाँ ये वाली चीज़ पूछी जा रही है। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब है बच्चों जो B है वो यहाँ पर चल जाएगा और X यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा। क्या, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा, और जो सेकंड है वो ही मेन प्रपोर्शन यानी मध्यानुपाती कहलाता है। स्पेशल केस ऑफ प्रपोर्शन है जहां 2 वैल्यू से प्रपोर्शन पूछे जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना अच्छे से समझ लो कि आपके पास में मीन प्रपोर्शन का तरीका बन जाता है, यानी x निकालने का तरीका हो जाएगा कि x बराबर में रूट ऑफ AB, ठीक है। और थर्ड प्रपोर्शन के अंदर क्या हो जाएगा, बोलो A B प्रपोर्शन को इक्वल के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास में B और X। अरे ठीक है, तो बताओ x का मान आपके पास में क्या हो जाएगा, तो बच्चों b स्क्वायर अपॉन में ax, तो x का मान हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में a। और आपसे फर्स्ट प्रपोर्शन पूछे तो इसका मतलब है x यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाली टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगी। अरे हाँ है ना, बस इसी तरीके से चीज़ें चल रही होती है। तो अभी आपके पास में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें मध्यानुपाती यानी मेन प्रपोर्शन पूछ रहा है, यानी उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x बराबर में रूट ऑफ AB, यानी जो 2 वैल्यू आपके पास दी हुई है उसका आपको रूट लेना होगा, लेकिन वो तभी ले पाओगे जब आपको x पता हो। तो क्वेश्चन में कहा गया है 2x प्लस का 1, x प्लस का 2, 2 और 5 समानुपात में है, सेम रेशो के अंदर है। कौन कौन, एक तो 2x प्लस का 1 और आपके पास में x प्लस 2, ठीक है, और आपके पास में 2 और 5 दोनों सेम रेशो में हैं, यानी क्या है, इक्वल है। समानुपात बच्चों ये साइन लगा दो या इक्वल का साइन लगा दो, अरे ठीक है, यानी दोनों के दोनों रेशो आपस में क्या है, बराबर है। तो बोलो सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू निकाल लोगे क्या, बोलो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 2x, इधर चल जाएगा तो 8x आपके पास में, और आपके पास में 2 और आपके पास में ये हो जाएगा 5, ये भी आपके पास में, ये 4, ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा। इसका मतलब है x का मान नेगेटिव में आएगा, माइनस का 1/8। ये कैलकुलेशन आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है मीन प्रपोर्शन किसका 3.5 और उसके बाद में दिया हुआ है 1 माइनस का x और उसके बाद में बच्चों दिया हुआ है 8, 1 प्लस का x है। तो बच्चों सीधी सी बात है, x की वैल्यू माइनस का 1/8 रख दो, तो होगा यहाँ पर 1 प्लस 1/8, तो आपके पास हो जाएगा कितना, 9/8। और 3.5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 7/2। तो बच्चों यही कैलकुलेट कर दो, 3.5 का मतलब तो है 7/2, 1 माइनस अपन x की वैल्यू जब यहाँ रखी तो प्लस हो गया, और इसका मतलब हो गया है कितना, 9/8। क्या ये बात तो क्लियर हो गई है क्या। और देखो 1 प्लस x का मान माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/8, 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, और बोलो इसका मतलब आपके पास क्या है, 7 है। तो बच्चों सीधी सी बात ये हो गई, 7 से 7 बाहर आ जाएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो 21 हो जाएगा, 21 और 16 से बाहर आ जाएगा 4, यानी आंसर हो जाएगा 21/4, 21/4। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो बच्चों आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 पॉइंट आपके पास में 1/4 बचेगा, 1/4 को मैं 0.25 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
तो ये बात आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये फॉर्मूले आप थोड़े से ध्यान रखना। मीन प्रपोर्शन का क्या होता है, बोलो रूट ऑफ ए बी, जो दो वैल्यू दे रखी है उनके ऊपर आपको क्या लेना है, रूट। अगर थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा होता सेम क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों जो 8 1 + x है उसका स्क्वायर करता मैं, अपॉन के अंदर क्या आ जाता 3.5 1 माइनस का x आ जाता, और उसे मैं वहाँ x की वैल्यू रखकर सोल्व कर रहा होता और आंसर आ जाता। तो ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। समझते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बच्चों मैंने 2018 का जो सीजीएल हुआ था उसकी पीडीएफ शेयर कर दी थी टेलीग्राम चैनल पर। आपने उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश भी की होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ही मतलब वहाँ भेज दिया करो, वहाँ से मैं देखकर आपको जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि आपकी क्लास भी बनानी होती है, क्वेश्चन भी, सारा काम अभी मुझे ही करना होता है। तो जिस तरीके से मैं फ्री होऊंगा आपके क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे दूंगा। क्या बेस्ट अप्रोच हो पाएगी जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो आप क्वेश्चंस खुद किया करो और कोशिश करो कि वो 1-2 बार तो कम से कम वो आप सारे क्वेश्चन कर लो। मैं 2019 का जो सीजीएल हुआ था मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप पहले उसे करो, नहीं तो अचानक से चीज़ें तो बहुत सारी हो जाएगी और फिर पढ़ोगे आप कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप उसे सोल्व कर लो, 1-2 दिन के अंदर ही मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट सीजीएल के अंदर पूछा गया था कि 1 - 64x³ - 12x + px² इक्वल टू 1 - 4x का क्यूब, और आपसे कहा गया है देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो बच्चों सीधी सी बात है, a - b का क्यूब, जब आप इसे खोलोगे तो a का क्यूब b का क्यूब आपके पास बनेगा और वहां से आप इन्हें कंपेयर करोगे। या फिर बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू सोच लो कुछ, बोलो 0 सोच ली तो सारा काम खराब हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर x बराबर में आप 1 रख लो, 1 रखोगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा माइनस का 63, ये हो जाएगा माइनस का 12, और आपके पास ये है ही, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में माइनस का 3, और उसका क्यूब करोगे तो माइनस का 27 जो इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव 27। ये तो हो गया आपके पास 75, 27 अगर आपने इसमें से ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो माइनस का है, ये इधर से आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे बताओ 48 क्या आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? अरे हाँ है ना बच्चों, जो वो पीडीएफ आपको मैंने भेजी थी उसे आप 100% अपनी ईमानदारी से सोल्व करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, पहले आप उसे खुद कहीं ना कहीं कोशिश करो। जिनका टारगेट ये वाला सीजीएल है या सीएचएसएल है, तो बारी है कहीं ना कहीं अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पर लगाओ। अरे ठीक है, यूट्यूब पर आप बहुत कम अपना टाइम दो, या कहीं इधर उधर की फालतू चीज़ें पढ़ने पर भी आप अपना कम टाइम खराब करो। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप ऑफलाइन यानी अपनी बुक के साथ में अपने जो नोट्स बना रखे हैं उनके साथ आप ज़्यादा समय बिताओ। अगर आपकी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आपकी बहुत अच्छे से तैयार है, तो बच्चों एक्चुअल में ये जो समय होता है ना, लास्ट समय, ये जीके पढ़ने का होता है, क्योंकि इनके अंदर 3 सब्जेक्ट के अंदर आपकी बहुत अच्छे से कमांड है। तो जीके के अंदर आप यहाँ क्या है, अभी जो लेटेस्ट पढ़ोगे ना, अगर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आया तो तुरंत वो हिट कर जाएगा 4 ऑप्शन में से, ठीक है ना। वरना तो बच्चों अगर आपके ये सब्जेक्ट वीक हैं तो पहले आप इन पर अच्छे से मेहनत करो। अगर आपको लग रहा है रीजनिंग में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो पहले रीजनिंग पर आप अच्छे से कमांड करो। अरे हाँ है ना, मैथ्स और इंग्लिश को आप इक्वल टाइम दो, क्योंकि यही वो हैं जिनसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। आगे के क्वेश्चंस मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। कमेंट्स जरूर किया करो किस तरीके से आपको ये क्लासेस लग रही हैं। तो मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय।